Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the basic idea of mixture. In our last lecture we have already discussed about the basic concept of substance. तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं, आप ये कह सकते हैं, और जो कंपाउंड्स थे, और कंपाउंड्स आपके पास मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं सेम टाइप के। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है और ये आपके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास ये एटम्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने दो क्लास डिफाइन की थी बेसिकली सब्सटेंस की, जिसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स का डिस्कशन किया था। आज हम जो नेक्स्ट क्लास है मिक्सचर, उसको देखने वाले हैं कि मिक्सचर को किस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं और इनका फर्दर फिर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, which are not chemically combined with each other and may also be present in any proportion is known as mixture. They are of two type. तो मिक्सचर हमारे पास क्या है कि कॉम्बिनेशन है। किनका कॉम्बिनेशन हो सकता है? दो एलिमेंट्स का हो सकता है, दो कंपाउंड्स का हो सकता है, एलिमेंट और कंपाउंड्स का भी हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि वाटर है हमारे पास, जो कि एक कंपाउंड है, बेसिकली वाटर है हमारे पास, और उसमें हमने क्या कर दिया, सॉल्ट को ऐड कर दिया, सॉल्ट पार्टिकल्स हमने इसमें डिसॉल्व कर दिए। तो इस तरीके से ये जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं ये इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मिक्सचर। तो मिक्सचर में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस है कंटेनर में, फिर H2 और N2, तो ये भी एक मिक्सचर हुआ हमारे पास। और ये मिक्सचर में आप देख रहे हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स का मिक्सचर हो गया। इसी तरीके से अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो वाटर और सॉल्ट कंपाउंड का मिक्सचर हो गया। और अगर हम एक कंपाउंड और एलिमेंट का मिक्सचर देखना चाहें तो सिंपली हम बात कर सकते हैं कि हम वाटर में ऑक्सीजन गैस या CO2 गैस को प्रेशराइज करके इसमें डिसॉल्व कर दें। ऑलरेडी आपको पता है सी वाटर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है, तो बेसिकली वो एक मिक्सचर ही है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन है और कंपाउंड है जो कि वाटर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग मिक्सचर की बात कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होंगे जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हमें एक जैसा लगेगा, हम उस पर सेपरेशन नहीं देख पाएंगे कंपोनेंट्स का। तो अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है और वो हमको यूनिफॉर्म दिख रहा है, उसमें कुछ भी हम अलग लेयर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो होमोजीनियस होगा। अगर हम उसमें अलग अलग लेयर्स को या अलग अलग पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस। तो डिफाइन देखते हैं, डिफाइन से और क्लियर हो जाएगा। अ मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस इफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट एग्जिस्ट इन वन सिंगल फेज विदाउट एनी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन इन दैम। तो वही बात, हमारे पास कोई भी सेपरेशन नहीं देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर, वाटर में हम शुगर को ऐड करें, वाटर लें और इसमें हम क्या ऐड कर दें, शुगर को, तो आपने घरों में बेसिकली काफ़ी बार ये प्रैक्टिस की होगी कि आपने जब वाटर में शुगर को डिसॉल्व किया होगा तो आप उसमें शुगर पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, आपको पूरा का पूरा मिक्सचर यूनिफॉर्म दिखता है। तो इस तरीके से आप उसको होमोजीनियस मिक्सचर कह सकते हैं और उसमें आपके पास कोई भी बाउंड्री नहीं मिलेगी। तो होमोजेनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। तो एक जैसी कॉम्पोजिशन होगी। एक जैसी कॉम्पोजिशन होने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कोई मिक्सचर बनाया और हमने उसमें किसी एक रीजन में बहुत ज़्यादा पार्टिकल दिख रहे हैं और किसी एक रीजन में हमें बहुत कम पार्टिकल दिख रहे हैं, तो आप इसको होमोजीनियस नहीं कह सकते। इसमें आपके पास एक जैसा मिक्सचर नहीं है थ्रू आउट दी सब्सटेंस। तो कहीं पे ज़्यादा पार्टिकल है, कहीं पे कम पार्टिकल है, तो इस तरीके से ये होमोजीनियस नहीं हुआ, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं हुआ। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर और एयर। तो एयर भी हमारे पास जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ही है। काफ़ी सारी गैसेस होती हैं बट हम उनको देख ही नहीं सकते, ना कोई बाउंड्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो a mixture is said to be a heterogeneous if it does not have a uniform composition and also have visible boundaries of separation between the constituent। तो इसमें जैसे हमने कहा कि हमको कहीं पे या तो ज़्यादा पार्टिकल दिख रहे हैं, कहीं पे कम दिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हम वाटर में सैंड पार्टिकल अगर डाल दें इस तरीके से, तो हमारे पास वो एक सेपरेट लेयर आपको दिख जाएगी, या पार्टिकल को आप आइडेंटिफाई करेंगे कि वाटर अलग है और सैंड अलग है। तो इस तरीके से जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकें जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम ऑयल को वाटर में ऐड करें तो वहाँ पे हमें एक लेयर दिखेगी वाटर और ऑयल के बीच में, तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो सेपरेशन है यानी कि जो बाउंड्री है उसको देख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन जो होंगे हमारे पास, यानी कि जो मिक्सचर होंगे हमारे पास, वो कैसे होंगे, हेट्रोजीनियस। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड अ कॉमन सॉल्ट इज रिगार्डेड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो अगर हम सैंड में सॉल्ट को मिक्स कर दें तो आपको पता है कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, अलग अलग पार्टिकल आपको वहाँ पे दिख जाएंगे ईजिली। नेक्स्ट, ऑयल एंड वाटर फॉर्म्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ऑयल और वाटर में भी हमारे पास सेपरेट रियल हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं मिक्सचर और कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट पॉइंट है, एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म। तो जब भी हम मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो हमारे पास कोई न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जस्ट मिक्स होते हैं और अपनी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनको खोते नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि उनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उनका लॉस नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल वाटर में अगर हम शुगर को ऐड करें तो वाटर लिक्विड है, तो जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो भी हमारे पास लिक्विड होता है। साथ ही साथ आपको पता है कि जो शुगर है उसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, तो उसका जो सॉल्यूशन का टेस्ट होगा वो भी आपके पास क्या होगा, स्वीट होगा। तो इस तरीके से दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रख रहे हैं, कोई अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉर्म नहीं हो रही है। वहीं अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड्स। तो जैसे हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिया किसी एक कंटेनर में और इनकी रिएक्शन अगर हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो अगर ये रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, सिंपली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, तो हम इसको मिक्सचर कहेंगे। बट अगर ये केमिकल रिएक्शन फॉर्म करके H2O बना लेते हैं तो इसमें आपको पता है कि ये आपके पास लिक्विड है, तो ये गैसेस हैं, तो इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वही चेंज हो गई है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये रिएक्ट हुआ है, यानी कि रिएक्शन परफॉर्म हुई है। तो मिक्सचर में सिंपली मिक्स होते हैं, कोई उनमें रिएक्शन नहीं होती है। वहीं कंपाउंड जो होते हैं वो एलिमेंट की रिएक्शन से फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर में हम जैसे शुगर ऐड किए तो इसकी कितनी भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, काफ़ी वेरिएशन ला सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स। वहीं अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो एलिमेंट जब मिक्स होते हैं तो इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल जो बनाया है उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो ये फिक्स रहेगा। अब इसमें हम चेंज नहीं कर सकते कि हम ये कहें कि हम H3O बना लें या H4O बना लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो कंपोजिशन है वाटर की यानी कि उसके मॉलिक्यूल की, वो फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिक्सचर शोज दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। जैसा मैंने अभी बताया कि जो उनके बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को लेके आता है। जैसे अभी हमने शुगर और वाटर में देखा था, लिक्विड भी रहता है और स्वीट भी रहता है। द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। कंपाउंड्स की बात करें तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे हमने देखा था हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, बट इनसे फॉर्म होने वाला कंपाउंड जो है वो लिक्विड है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। एक लास्ट जो पॉइंट है वो है, द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली ईजिली बाय फिजिकल मेथड। तो मिक्सचर में क्या है कि हम इनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल मेथड से ही, वार्म करके, डिस्टिलेशन करके, है ना। तो नॉर्मल सेपरेशन की टेक्निक से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। बट अगर कंपाउंड्स की बात करें तो द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो इनको सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कराना पड़ता है। जैसे H2 है तो इसमें से हम वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है, जो कि काफ़ी टफ होता है, इतना इजीली ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम मिक्सचर को क्लासीफाई करते हैं तो फिर फर्दर क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड में होता है।
तो ये तीनों ही मिक्सचर की क्लासेस हैं जिनको हम इनके पार्टिकल साइज पे बेसिकली फॉर्म करते हैं। ये जो क्लासेस हैं, सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज कम होता है काफ़ी, जो सस्पेंशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो कोलॉइडल है उसमें पार्टिकल साइज इनका इंटरमीडिएट होता है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। इन अ सॉल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिसिटी एट अ पार्टिकल लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन कैन क्लासीफाई इन 3 क्लासेस। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होना चाहिए। मिक्सचर आपने देखा होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन जिसको हम कहेंगे वो बेसिकली होमोजीनियस होना चाहिए, जो इसकी मेन कंडीशन है। यानी कि आप इसमें जो लेयर है या जो पार्टिकल्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स के, उनको आइडेंटिफाई ना कर सकें, आपको पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो एक जैसा लगे, तो आप उसको क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, गैसेस सॉल्यूशन हो सकता है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। लिक्विड की बात करें तो वाटर और शुगर को जब ऐड करते हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन फॉर्म होता है। सॉलिड की बात करें तो हमारे पास जो 2 सॉलिड हैं उनको मिक्स करेंगे, फॉर एग्जांपल एलॉयस जो हम फॉर्म करते हैं, जैसे हमारे पास गन मेटल होता है तो जिंक और जो कॉपर है उसको मिक्स करके फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से जैसे जो ज्वेलरी में गोल्ड यूज़ होता है वो भी हमारे पास क्या है, एलॉय होता है सिल्वर और गोल्ड का। तो 2 मेटल्स को भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि फिजिकली सॉलिड सब्सटेंस जो है हमारे पास, जो एलिमेंट्स हैं उनको मिक्स करके भी हम मिक्सचर को फॉर्म कर सकते हैं, जिनकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड। और गैसेस सॉल्यूशन तो हमको पता है, एनवायरनमेंट में हमारे पास बहुत सी डिफरेंट गैसेस हैं जो मिक्स होती हैं, तो गैसियस सॉल्यूशन भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इनके कंपोनेंट्स की बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर हम सॉल्यूशन को फॉर्म करने जा रहे हैं तो इसमें जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर और वाटर का मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें वाटर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में है। तो जो लार्ज क्वांटिटी में होता है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक इसी तरीके से जो शुगर है वो कम क्वांटिटी में है, तो जो कम क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं जिसको यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो जो दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करे या जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। तो जो डिसॉल्व होता है हमारे पास सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। तो एग्जांपल से समझ सकते हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जैसा अभी हमने बताया था। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। Aerated drinks like soda water etc. are gas in liquid solution. These contains carbon dioxide as solute and water as a solvent. तो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उसमें बेसिकली हमारे पास जो गैस है वो डिज़ोल्व होती है किसमें, लिक्विड में। तो हम ऐसे भी इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का फेस और सॉल्वेंट के फेस को बोलकर भी हम क्या कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्यूट कहेंगे, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इसमें सॉल्ट भी हम डिज़ोल्व कर दें तो हमारे पास 3 कंपोनेंट सिस्टम हो जाएगा। तो ऐसे में भी जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंपोनेंट होगा वही हमारे पास सॉल्वेंट होगा, बाकी जो कम क्वांटिटीज़ में हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो सारे हमारे पास एज अ सॉल्यूट होंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं हम सॉल्यूशन का फर्दर। तो सॉल्यूशन भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अगर हम डिफाइन देखें तो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड if it has maximum amount of solute dissolved in it at a given temperature and no solute can be dissolved further। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें और हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में शुगर और वाटर की बात कर लेते हैं, हमने शुगर को ऐड किया और एक आप देखेंगे स्टेट ऐसी आएगी कि शुगर फर्दर ऐड होना रुक जाएगा, आप उसको स्टेयर करेंगे बट वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो फर्दर डिज़ोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर रेस करना पड़ेगा। तो किसी एक गिवन टेम्परेचर पे जब हम डिज़ोल्व करते हैं तो अगर हमारे पास जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होना रुक जाए
तो हम उसको क्या कहते हैं, जस्ट उससे पहले वाली क्वांटिटी में जो सॉल्यूशन हमारे पास प्रेजेंट होता है तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास सॉल्यूट डिज़ोल्व होना रुक जाता है तो जस्ट वो जो अमाउंट है जो डिज़ोल्व हुई है उस कंडीशन में हम सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। वहीं अगर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड इफ़ द मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर। तो जैसे शुगर हमने ऐड की वाटर में, थोड़ा सा कम क्वांटिटी ऐड किया और हमें पता है कि हम इसमें और ज़्यादा शुगर को अभी डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो हम शुगर को ऐड करते जाएंगे, जब तक उसमें ऐड हो रही है वो अनसैचुरेटेड ही है, बट एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो ऐड होना रुक जाएगी तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कह देंगे, सैचुरेटेड। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसका मतलब ही यही होता है कि अब वो सैचुरेटेड हो चुका है, हम इसमें और ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल हमने 100 ग्राम ले रखा है वाटर, और ठीक इसी तरीके से एक और दूसरे बीकर में हमने क्या कर रखा है, इसी तरीके से 100 ग्राम ले रखा है वाटर को। अब इसमें हमने 1 ग्राम शुगर ऐड किया है और दूसरे वाले में हमने 10 ग्राम शुगर को ऐड किया है। तो इन दोनों कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, यानी कि जो अमाउंट है सॉल्यूट की, वो हमने डिफरेंट ऐड की है। तो इसको केमिकल लैंग्वेज में डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक टर्म की ज़रूरत होती है जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, और इसको हम मेज़र भी कर सकते हैं। डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा हमारे पास कंसंट्रेटेड है और कौन हमारे पास डाइल्यूट है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो गिवन अमाउंट है हमारे पास, जैसे हमने कहा सॉल्यूशन का, उसमें जो अमाउंट है सॉल्यूट की वही बेसिकली हमारे पास उसका कंसंट्रेशन है। और द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेसिस पे भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन के बेसिस पे भी कह सकते हैं, बट किसको बात किसकी की जाएगी, सॉल्यूट की। तो जो सॉल्यूट है वही बेसिकली क्या करेगा, कंसंट्रेशन को डिफाइन करेगा। देयर आर वेरियस वे टू एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टू मेन मेथड्स आर गिवन एज। तो हमारे पास दो मेथड हैं जो मेन है। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आप एक्सप्रेशन को देखें तो मास ऑफ द मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इस केस की बात करें और हम इस कॉन्सेप्ट को लगाएं और हम यहाँ पे वाटर ना कह के हमने सॉल्यूशन की बात की होती, हमारे पास सॉल्यूशन यानी कि इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना है, 100 ग्राम, और हमने उसमें कितना ऐड कर रखा है, 1 ग्राम शुगर। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैं वाटर को ना कह के सपोज 90 ग्राम हमने वाटर ऐड किया होता तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास हमारे पास कितना हो जाता, 100। तो दोनों केसेस में हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है और एक में हमारे पास 1 ग्राम शुगर है और दूसरे में हमारे पास 10 ग्राम शुगर है। तो अगर हम इसके लिए मास बाय मास परसेंटेज निकालें तो रिप्रेजेंट करते हैं मास ओवर मास परसेंटेज से, और इसके लिए हमारे पास 1/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1%। ठीक इसी तरीके से अगर इस वाले केस के लिए बात करें तो मास बाय मास परसेंटेज हमारे पास आएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10%। तो दोनों में आपने देखा ये 1% सॉल्यूशन है और वो हमारे पास 10% सॉल्यूशन है शुगर इन वाटर। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी के कंसंट्रेशन को। तो यहाँ पे आपको 1% बोलना है, यहाँ पे 10% बोलना है, तो उससे पता चल जाएगा कि किस में शुगर ज़्यादा ऐड है। ठीक इसी तरीके से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें मास जो होगा सॉल्यूट का वो हम ग्राम्स में लेंगे और जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का उसको मिलीलीटर्स में लेंगे। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, जो मास बाय वॉल्यूम है यानी कि कंसंट्रेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्ट जो कि सॉल्यूट है 40 ग्राम है, सॉल्वेंट 320 ग्राम्स है। सॉल्यूशन का मास आपको पता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की एडिशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 360 ग्राम हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन का मास है
एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वैल्यू, तो उसको सॉल्व करने पे 11.1% हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके से हम अलग अलग सॉल्यूशन के लिए मास बाय मास परसेंटेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। तो अगर हम इसकी डिफाइन देखें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। तो हमें क्या है कि 100 ग्राम जो है सॉल्वेंट लेना है और 100 ग्राम सॉल्वेंट में हमको ऐड करते जाना है सॉल्यूट को। कोई भी गिवन सॉल्यूट हो सकता है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट कंसीडर कर लेते हैं और वाटर है 100 ग्राम में। तो जब तक ये डिज़ोल्व होता रहेगा हमारे पास इसमें, हम तब तक डिज़ोल्व करेंगे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए हमको जितना सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम अगर हमने ऐड किया है 100 ग्राम वाटर में और 10 ग्राम के बाद फर्दर इसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है हमारे पास जो सॉल्यूट है यानी कि सॉल्ट है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी हम कहेंगे 10 ग्राम्स। तो अगर किसी भी कंपोनेंट के लिए यानी कि किसी सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी बताई जाती है, फॉर एग्जांपल शुगर के लिए कहा जाता है कि इसकी सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम वाटर में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस भी टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी बताई जाएगी उस पे वो 5 ग्राम्स ही ऐड हो सकता है, उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होगा। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी हमारे पास चेंज हो जाती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हमारे पास टेम्परेचर है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।